जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बिहार के जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के लिए वो डिस्कस कर लिया था, सोर्सेज ऑफ बिहार हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग बिहार में आर्यंस का जो आगमन हुआ, अराइवल ऑफ द आर्यंस, वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो है हम पहले वैदिक एज देखेंगे कि वैदिक एज क्या है। ठीक है, तो वैदिक एज को देखिए दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक एज को जो है वैदिक पीरियड को दो पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का है। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी का है अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का है। ठीक है, 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो है वो लेटर वैदिक पीरियड है। अब कुछ जो वैदिक लिटरेचर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैदिक लिटरेचर है वो हमारे वेदास हैं। वैसे जो वैदिक लिटरेचर थे उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले आते हैं वेदास, उसके बाद ब्राह्मण्स। तो ये जो ब्राह्मण्स है, ये ब्राह्मण्स किसी जाति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात हो रही है ब्राह्मण्स जो ग्रंथ हैं उनकी। ठीक है, तो ब्राह्मण्स जो ये वर्ड है ये बना है ब्रह्म से। ठीक है, तो ब्रह्म का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, ब्रह्म का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो इस ब्रह्म शब्द से ये बना है ब्राह्मण्स। उसके बाद आते हैं हमारे अरण्यक। ठीक है, अरण्यक जो है, अरण्यक बना हुआ है अरण्य वर्ड से, और अरण्य वर्ड का हिंदी में मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट होता है अरण्यक का मतलब। तो अरण्यक जो है ये वैसे इनकी संख्या 7 है। ठीक है, अरण्यक कितने हैं? 7 है। वेद आपके 4 हैं और ब्राह्मण जो हैं वो 18 हैं लगभग। और उपनिषद, उपनिषद जो हैं उनकी संख्या है ये जो उपनिषद हैं ये इनको हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उपनिषद को जो है हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं और इनकी संख्या है 108। ठीक है, तो वेदास 4 हैं जिसमें आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आते हैं। उसके बाद ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, तो ये जैसे बताया ब्राह्मण जो है ये ब्रह्म वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो 18 के आसपास, 18-19 के आसपास जो है ब्राह्मण्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अरण्यक है वो 7 है और उपनिषद जो हैं वो 108 हैं। जो उपनिषद है ये इसको हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो सबसे, मान लिया कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वो है बृहद्रण्यक। ठीक है, बृहद्रण्यक जो उपनिषद है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट उपनिषद है। उसके बाद जैसे पुराण्स के भी नाम आप सुनोगे, ये पुराण्स होते हैं। तो देखिए एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। तो श्रुति वो होता है जैसे कि जो सुन के जो है पास हुआ है। श्रुति मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कि सुन के जो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं वो श्रुति में आ जाएगा। तो ये सारे जो वेदास हैं या उपनिषद हैं या ब्राह्मण्स हैं ये सब किस में आते हैं? ये श्रुति में आते हैं। ठीक है, तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा जो है पहले चलती थी, तो जैसे गुरु जो है अपने शिष्य को जो है ज्ञान दिए तो एक तरह से वो सुनाए, तो जो उनके शिष्य थे वो उसको याद किए, तो वो चीज़ जो है वो श्रुति में आ गई। ठीक है, तो उसी तरह वेदास और ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद ये सारे जो हैं ये श्रुति कैटेगरी में आते हैं। वहीं स्मृति, जैसे जो हमारे पुराण्स हैं, जो हमारे पुराण हैं वो स्मृति कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है ये सबसे ओल्डेस्ट पुराण है। उसके बाद स्मृति में और भी, जैसे मनुस्मृति का आप नाम सुने होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मृति में आती हैं। स्मृति मतलब होता है कि जो याद रखे, केवल याद करके जो है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया गया। ठीक है, और श्रुति मतलब ये सुन के। ठीक है, तो स्मृति का मतलब होता है केवल याद करके स्मृति, और श्रुति का मतलब हो गया सुन के। ठीक है, तो 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। जो पहले 3 वेदा हैं यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो ये तीनों वेदा हैं इनको हम वेदात्रयायी बोलते हैं। ठीक है, वेदात्रयायी बोलते हैं या ट्रायो ऑफ द वेदास। ठीक है, तो ये ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा को हम वेदात्रयायी बोलते हैं, ट्रायो ऑफ द वेदास। उसके बाद देखिए जो चारों वेद हैं उसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो ऋग्वेदा का टेक्स्ट है, और इसीलिए ऋग्वेदा को बोलते हैं हम फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड बोलते हैं ऋग्वेदा को। ऋग्वेदा में आपको 1028 जो है हाइमस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। 10,580 वर्सेस हैं इसमें, 10,580 वर्सेस हैं।
और इनको जो है 10 मंडल में डिवाइड किया गया, यानी जैसे मंडल मतलब हो गया चैप्टर, ठीक है। 10 चैप्टर में 10 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया ऋग्वेदा को, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद ही है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को बोलते हैं बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर, यानी कि इसमें जो हवन की विधि है, जो पूजा पाठ की विधि है, ठीक है, या जो यज्ञ करने की जो विधि है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं। और इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। याद रखिएगा 2 पार्ट में यजुर्वेदा जो है वो 2 पार्ट में है, वो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में जो है इसको डिवाइड किया गया है। वहीं शाम वेदा को बोलते हैं बुक ऑफ चैंट्स, ठीक है, यानी इसमें जो है संगीत मय रूप में जो है इसमें चीज़ें दी हुई हैं। इसमें 1549 वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। साम वेद में जो है 1549 वर्सेस जो है वो देखने को मिलेंगे। म्यूज़िक जो है कहाँ से आया, ये साम वेद से ही आया, साम वेद से ही आया जो म्यूज़िक है। उसके बाद है लास्ट में अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है या जो तांत्रिसिज्म होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद महाकाव्य की बात कर लेते हैं। तो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण जो है ये किसने लिखा, तो ये लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने, और महाभारत लिखा है वेदव्यास जी ने। तो रामायण को जो है हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। ये ओल्डेस्ट एपिक है पूरे वर्ल्ड का, ओल्डेस्ट एपिक है पूरे वर्ल्ड का। और प्रेजेंट टाइम में जो है इसमें 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। स्टार्टिंग में जो है ओरिजिनल इसमें 6,000 श्लोक थे, यानी 6,000 श्लोक थे, बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया, और उसके बाद बढ़ाकर जो है 24,000 कर दिया गया। और इसको 7 कांड में डिवाइड किया गया है, जैसे लंका कांड है, ठीक है, बाल कांड है। तो ऐसे 7 कांड में जो है 7 सेक्शंस में, कांड मतलब सेक्शन, तो 7 सेक्शन में जो है इसको रामायण को डिवाइड किया गया है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत जो है वो लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो सबसे बड़ा एपिक है महाभारत, ठीक है। वही रामायण क्या था, ये ओल्डेस्ट एपिक था, ये लॉन्गेस्ट एपिक है महाभारत, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है, 1,00,000 श्लोक हैं इसमें 24,000 श्लोक थे, यहाँ पे 1,00,000 श्लोक हैं। और जब ओरिजिनल ये था उस टाइम इसमें 8,800 श्लोक थे। जब इसमें 8,800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता के नाम से जानते थे। बाद में जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसको चतुर्वंशी सहस्त्री संहिता के नाम से जाना गया। चतुर्वंशी सहस्त्री संहिता, ठीक है, चतुर्वंशी सहस्त्री संहिता के नाम से इसको जाना गया, या इसको भारत भी बोलते थे, भारत। उसके बाद जब इसमें 1,00,000 श्लोक टोटल हो गए कंप्लीट, तो इसको जो है सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना गया। सत सहस्त्री संहिता के नाम से इसको जाना गया, या इसको फिर महाभारत नाम से लोग बोलने लगे। तो इसमें महाभारत में आपको टोटल जो है कुल 18 पर्व देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें 7 कांड हैं, उसी तरह महाभारत में 18 पर्व में जो है इसको डिवाइड किया गया है। इसीलिए जो है इसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एपिक है, सबसे बड़ा एपिक है, ठीक है। अब देखिए, अगर जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो है ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है, कभी पूछता है तो भीष्म पर्व से, ठीक है। महाभारत के भीष्म पर्व से जो है क्या लिया गया है, भगवत गीता लिया गया है, ठीक है। उसके बाद शांति पर्व जो है, महाभारत का अगर कोई सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो पर्व है, यानी सबसे बड़ा कोई चैप्टर है महाभारत में, तो वो है शांति पर्व, ठीक है। भगवत गीता कहाँ से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से लिया गया है, और जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है शांति पर्व महाभारत का। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसे जो लेटर वैदिक फेज था वो 1000 BC से 600 BC के बीच का था। और यहाँ पे हमको जो आर्यंस का जो एक्सपेंशन है, वो जो आर्यंस थे वो बढ़ते हैं किस तरफ, तो नॉर्थ बिहार की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। शतपथ ब्राह्मण, पिछले वीडियो में आपको बताए थे शतपथ ब्राह्मण के बारे में। तो अब कमेंट में ये बताइएगा कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद का पार्ट है, ठीक है, किस वेद के अंडर में शतपथ ब्राह्मण जो है वो आता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद का पार्ट है, किसके अंडर आता है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो, उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे वो कैसे जो है नॉर्दर्न बिहार की तरफ वो मूव करते हैं, यानी जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है, गंगा नदी के जो किनारे वाला जो एरिया है उस तरफ वो कैसे ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ये पता चलता है कि ये जहाँ मूव करते हैं वो वहाँ पे विदेह किंगडम रहता है, ठीक है। तो विदेह किंगडम के उस टाइम एक राजा रहते हैं, उनका नाम है विदेह माधव, ठीक है। तो विदेह माधव नाम के जो है राजा रहते हैं विदेह किंगडम के।
तो इसमें जो है कहानी दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि राजा जो हैं ये क्या करते हैं, अग्निदेव का पीछा करते हुए जो है अग्निदेव के पीछे पीछे लग जाते हैं और सरस्वती नदी के किनारे से ये जो है सरस्वती नदी के किनारे से ये चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अग्निदेव के पीछा करते हुए जो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, तो सदा नीर नदी है, सदा नीर, और मॉडर्न टाइम में इसको गंडक नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अग्निदेव का जो है ये पीछा करते करते सदा नीर नदी तक पहुँच जाते हैं, जिसको हम आज गंडक नदी के रूप में जानते हैं। तो ये एक स्टोरी जो है इसमें दी गई है। उसके बाद विदेह का जो, इसी स्टोरी के माध्यम से हमें ये पता चलता है, और सतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि विदेह का जो कैपिटल था वो था मिथिला, ठीक है। मिथिला जो, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो मिथिला जो इलाका है वो इस टाइम जो है बिहार का जो तिरहुत का इलाका है, तिरहुत का जो रीजन है वो मिथिला का जो रीजन है वो हुआ करता था। और इसमें सबसे फेमस रूलर थे आपके राजा जनक, ठीक है। राजा जनक जो है इसमें सबसे फेमस रूलर थे, और ये बहुत विद्वान और फिलोसोफर थे, क्योंकि इनको जो है जो उपनिषद हैं, इनको उपनिषद के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छी जानकारी थी। और इन्हीं के कोर्ट में, यानी राजा जनक के ही कोर्ट में याज्ञवल्क्य नाम के जो है ये ऋषि थे, ठीक है। तो जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने ही लिखा है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो कभी भी ये पूछे कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं इनकी, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा जो है वो लिखा गया है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये किसके कोर्ट में थे, तो राजा जनक के जो है ये कोर्ट में थे। उसके बाद देखिए मगध, अंग और वज्जी सीम्स टू बी द ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज। और इसी से हमें ये पता चलता है शतपथ ब्राह्मण से कि जो मगध, अंग और जो वज्जी साम्राज्य थे वो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे, ईस्टर्न मोस्ट एरिया में आते थे, और यहाँ पे जो है ट्राइबल लोग जो है निवास करते थे, यानी जो जनजाति के लोग हैं वो यहाँ पे ट्राइबल लोग जो है वो निवास करते थे। और जो मगध है, मगध अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो जो पटना और गया का रीजन है, ठीक है, यानी जो दक्षिणी बिहार का जो इलाका है, गंगा नदी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी पटना और गया का रीजन, ये मगध का रीजन उस टाइम जो है हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 6वीं शताब्दी में बिहार की। देखिए इस पीरियड को जो है प्री मौर्यन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, या महाजनपद काल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एजेस ऑफ महाजनपदास या प्री मौर्यन पीरियड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 6वीं शताब्दी में जो है देखिए डिफरेंट थिंकिंग के लोग हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे साधु संत थे जो उपनिषद की जो टीचिंग्स हैं, जो उपनिषद में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको ये मानते थे, ठीक है, कुछ ऐसे संत थे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे संत थे जो बिल्कुल जो है उपनिषद या वेदास की जो टीचिंग थे उसको जो है बिल्कुल डिनाई करते थे, बिल्कुल मना कर देते थे, ठीक है। तो पहले कैटेगरी के लोग ऐसे थे जो उपनिषद और वेद पे जो है विश्वास करते थे, उसको फॉलो करते थे, उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरे लोग ऐसे थे जो वेदास और उपनिषद की जो टीचिंग्स हैं उसको रिजेक्ट करते थे, उसको नहीं मानते थे। ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही थी ये जो है पूरे बिहार के आसपास हमको देखने को मिल रही थी। और इसी टाइम उदय होता है दो रिलीजन्स का, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का, ठीक है। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की जो है अपनी एक सेट ऑफ डॉक्ट्राइंस होती है, यानी अपना ही एक जो है नियम कानून होता है, कायदा होता है उनका। उसके बाद जो है उनका एक खुद का जो है रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन एट लास्ट जो है सबका जो मेन मोटो होता है, सबका जो मेन मकसद होता है वो होता है सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति, या मोक्ष बोलिए या आप उसको निर्वाण बोलिए, ठीक है। तो निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, चाहे वो वेद को मानने वाले हों, चाहे वेद को न मानने वाले हों, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सबका एक ही मोटो होता है, वो होता है सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति। उसके बाद देखिए उस टाइम जो है हेटेरोडॉक्सी भी जो है वो फ्लरिश कर रही थी बिहार में, यानी हेटेरोडॉक्सी का मतलब हो गया धर्म विरुद्ध मत। तो ये भी जो है बिहार में फ्लरिश कर रहा था। और जो आर्यन सिविलाइजेशन का जो आगमन हुआ, जो ब्राह्मण रिलीजन हमको देखने को मिल रहा है उस टाइम में, तो यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए, आर्यन के आने से जो है उन पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे लोग जो है इक्वल अटेंशन जो है वो दे रहे थे, अपने लोकल गॉड्स की जो है पूजा कर रहे थे, जैसे यक्ष या यक्षिणी हुआ करते थे। यहाँ आप यक्ष की फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यक्ष यक्षिणी की वो पूजा करते थे, या जो नागास की वो पूजा करते थे चैत्याज में, ग्रुप्स में, यानी वो सभी तरह की देवताओं की जो है वो पूजा किया करते थे, ठीक है। तो वहाँ सब तरह के जो मंदिर में सभी तरह के देवता जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये सभी तरह के देवताओं की पूजा करते थे। और उसके बाद जो है क्या होता है कि धीरे धीरे जो है एक टाइम ऐसा आता है कि जो ओल्ड ट्राइबल स्ट्रक्चर है, यानी जो वो जनजाति के लोग जैसे ऐसे कबीला बना के रह रहे थे, वो उसमें धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी धीरे धीरे वो जो है वो टूटने लगता है।
क्यों टूटने लगता है? क्योंकि उसी टाइम जो है मोनार्कियल किंगडम जो है वो अपीयर हो रहे थे, यानी जो राजा वगैरह थे वो अपीयर हो रहे थे। तो जो जो ट्राइबल लोग थे, वैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, 2-3 ट्राइबल कम्युनिटी, तो वो मिल गए, फिर 3-4 कम्युनिटी मिल गई और कहा गया कि एक लोग जो है इसके लीडर बनेंगे चारों कम्युनिटी के। तो उसी तरह धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो है गणराज या रिपब्लिक का जो है उदय हमको देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, तो जो न्यूली इमर्ज रिपब्लिक्स थे, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें जो है कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग डिफरेंट उनके अपने जो नियम कायदे कानून थे। जैसे मान लीजिए वो अपना जो है एक राजा नियुक्त करते हैं, अपना एक लीडर चुनते हैं, फिर अपना वो रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि हमको ऐसे रहना है, हमें ये करना है, हमें ये चीज़ें करनी है। तो ऐसे एक गणराज जो है वो उभर रहा था। तो जैसे अगर हम बात करें अंगुत्तर निकाय की, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, और वहीं जो भगवती सूत्र है ये जैन टेक्स्ट है, ठीक है। जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, और जो अंगुत्तर निकाय है ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अंगुत्तर निकाय जो है ये लिखा गया है 5th सेंचुरी के आसपास, और बुद्ध घोष ने जो है लिखा है इसे, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध घोष ने जो है अंगुत्तर निकाय लिखा है। वहीं जो भगवती सूत्र है ये सुधर्मा स्वामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सुधर्मा स्वामी, ठीक। सुधर्मा स्वामी के द्वारा जो है ये भगवती सूत्र लिखा गया है, और अंगुत्तर निकाय जो है वो बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। तो इन दोनों में जो है हमें जो 16 महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद हैं, इनका जो उल्लेख है इसमें हमें देखने को मिलता है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जो नॉर्थ बिहार का जो रीजन था वो इसी संघ के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था। और इसमें सबसे पावरफुल जो है बन के उभरते हैं कौन? तो उभरते हैं वज्जी कॉन्फेडेरेंसी, यानी जो वज्जी संघ के लोग रहते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लिच्छवी ट्राइबल लोग थे, जो लिच्छवी के लोग थे, वो यहाँ निवास करते थे, ठीक है। तो वज्जी कॉन्फ्रेंसी में जो है लिच्छवी लोग रहते थे। जो वज्जी की जो टेरिटरी थी ये आपके जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, गंगा नदी के जो ऊपर का जो इलाका है, यहाँ पे ये टेरिटरी थी। यानी गंगा नदी से लेकर के ये नॉर्थ से लेकर के आपके माहेश रीजन तक जो है वज्जी टेरिटरी जो है वो फैली हुई थी। और इस टेरिटरी को जो है गवर्न करने के लिए एक चीफ हुआ करते थे, यानी जैसे आज कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हैं तो वैसे ही उसके लिए एक जो है एक चीफ हुआ करते थे। और वो जो चीफ हैं उनको पावर कहाँ से मिलती थी? तो उनको पावर मिलती थी एक असेंबली से। जैसे इसमें मान लीजिए पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, इसी तरह उस टाइम एक ट्राइब्समैन की जो है एक असेंबली हुआ करती थी, और उसी असेंबली से जो है वो उन चीफ को पावर मिलती थी। और उसके बाद असेंबली के अंदर भी जो है कई स्मॉलर काउंसिल बने हुए थे, छोटे छोटे जो काउंसिल है वो बने हुए थे। जैसे मान लीजिए स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे सब लोकसभा हो गया, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट हो गया, फिर उसके बाद जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह स्मॉल काउंसिल जो है ये बने हुए थे। और इनका जो कैपिटल था वो था वैशाली, ठीक है। वज्जी का जो कैपिटल था वैशाली, और ये बताया जाता है कि वैशाली उस टाइम की एक बहुत प्रॉस्पेरस सिटी हुआ करती थी, बहुत उन्नत जो शहर है ये हुआ करता था। उसके बाद जो वज्जी स्टेट है ये, इसमें जो हमें एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो देखने को मिल रही है, इसको नाम दिया गया है संघगण, ठीक है। संघगण नाम से जो है यहाँ की सरकार को जाना जाता था। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट थे लिच्छवी, क्योंकि यहाँ पे लिच्छवी की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे लिच्छवी, और इसीलिए इसको हम बोलते थे लिच्छवी गण, यानी उस टाइम पर जो है लिच्छवी गण नाम से इनको जाना जाता था। इनका एक अपना संविधान था, ठीक है। तो लिच्छवी का जो है एक अपना संविधान था, और इसको अत्थ कथा के नाम से जानते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिच्छवी इज़ गिवन इन द अत्थ कथा। तो अत्थ कथा में जो है इनका संविधान हमको देखने को मिलता है। उसके बाद द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ 7707 मेंबर्स। यहाँ पे 7707 मेंबर्स थे इनके टोटल जो लिच्छवी रिपब्लिक था, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का अगर पूछा जाए कि पहला रिपब्लिक कौन था, तो वो था लिच्छवी, वो था आपका वज्जी, ठीक है। तो वज्जी था, जिसका कैपिटल जो है वो वैशाली में है। और हर मेंबर को, जो यहाँ 7700 लोग थे, इसमें हर मेंबर को राजा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजा ही बुलाते थे सभी मेंबर्स को। द प्लेस वेयर द असेंबली मेट वॉज कॉल्ड द संथागारा, ठीक है। तो संथागारा बोलते थे जहाँ पे ये जो सारे मेंबर्स जहाँ मिलते थे, ऐसे इस समय मीटिंग ऐसे मान लीजिए लोकसभा में हो रही है, राज्यसभा में हो रही है, तो वैसे ही ये लोग जहाँ मिलते थे उसको संथागारा के नाम से जानते थे। जो सबसे पुराना रेफरेंस है मगध लोग का या मगध डायनेस्टी का, वो कहाँ मिलता है हमें? तो वो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। वो अथर्ववेद में मिलता है, वेयर दे आर फाउंड लिस्टेड अलॉन्ग द अंगास, गंधारीज एंड मुजवत्स। तो
अंग, गंधारी और मुजव्वत के साथ साथ जो है हमें मगध का उल्लेख भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। सदर्न बिहार फॉर्म द किंगडम ऑफ मगध। जो साउथ बिहार का जो रीजन है, ठीक है, वो एरिया था मगध का। और मगध जल्दी ही क्या करता है, वज्जी और कौशल पे जो है कब्जा कर लेता है और जो है अब मगध का जो एरिया है वो बढ़ने लगता है। और कब तक बढ़ता है, पाटलिपुत्र जो है लास्ट में चल के मगध की जो है कैपिटल बन जाती है पाटलिपुत्र, ठीक है। और उसके बाद केवल जो सदर्न एरिया है उसको छोड़ करके लगभग पूरे इंडिया पे जो है मगध का शासन हो जाता है। मच ऑफ द एविडेंस ऑफ इवेंट्स इन बिहार ड्यूरिंग दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर। और इस पीरियड में जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो बौद्ध लिटरेचर है, उससे जो है हमें मगध साम्राज्य की ज़्यादातर जो जानकारियाँ हैं वो मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मगध साम्राज्य जो था वो देखते हैं कहाँ, जो चारों मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो है किस किस चीज़ों से घिरा हुआ था। तो पहले जो है गंगा नदी से, ये था नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में रिवर गंगा थी। और उसके बाद ईस्ट में जो है चंपा नदी थी। साउथ में जो विंध्या रेंज के माउंटेन्स हैं, ठीक है, साउथ में जो है आपको इसके नीचे साइड में यहाँ विंध्या रेंज का जो माउंटेन है वो देखने को मिलेगा। और वेस्ट साइड में जो है आपको सोन नदी देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पे जो है हमें आयरन का जो है यूज़ देखने को मिला है। और इसके इसी से पता चलता है कि भाई वो आयरन का यूज़ करते थे, मतलब वो वेपन्स वगैरह जो है बनाते थे और जो है उसको वॉर में उसका इस्तेमाल करते थे। और उसी से जो है इनका धीरे धीरे बाद में जो है आयरन की वजह से ही इनका डेवलपमेंट यानी बाद में अर्बनाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW जो है इस पीरियड में हमको देखने को मिलता है। जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर था ये इन्वर्टेड फायरिंग की टेक्निक यूज़ करते थे। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इन्वर्टेड फायरिंग का मतलब जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन है, उसको उल्टा करके जो है हाई टेम्परेचर आग के नीचे पकाया जाएगा। तो पकाया जाएगा जो अंदर का हिस्सा है बर्तन का वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि वो उसका जो है इन्वर्टेड फायरिंग किया गया है, यानी उसको उल्टा करके जो है उसको पकाया गया है। तो उससे क्या होता था कि जब पकाया जाता था तो जो अंदर का जो एरिया है वो ब्लैक हो जाता था और जो ऊपर का जो एरिया है वो तो रेड ही रहता था, ठीक है। मिट्टी पकने के बाद वो ऊपर का रेड रहता था और अंदर से जो है वो ब्लैक हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते थे। तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है इसके लिए भाई एक हाई टेम्परेचर चाहिए था। तो इसी हाई टेम्परेचर की हेल्प से वो जो है आयरन की स्मेल्टिंग भी जो है वो करना सीख जाते हैं, ठीक है। आयरन की जो स्मेल्टिंग है वो इस फायर की हेल्प से जो है हाई टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ पे इसकी भी स्मेल्टिंग जो है करने लगते हैं। वहीं साउथ बिहार में हम देखेंगे अगर, तो साउथ बिहार में हमको बहुत जो है छिटपुट एविडेंस जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है। छिटपुट एविडेंस जो है आयरन के मिले हुए हैं साउथ बिहार में। और ये कहा जाता है कि जो थोड़े बहुत एविडेंस मिले हैं वो भी क्यों मिले हैं, क्योंकि कुछ जो है घुमक्कड़ लोहार थे, उन्हीं की वजह से जो है यहाँ से वहाँ वो ट्रैवल करते थे, उन्हीं की वजह से ये एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। और इस समय जो है ट्रेड का डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलता है कि ट्रेड जो है इस समय अच्छा खासा हुआ करता था। इस टाइम मेनली जो है 6 महाजनपद जो है अच्छे खासे पावर में थे, जो कि मिडिल गंजेटिक वैली में आते हैं, जिसमें श्रावस्ती, साकेत, राजगीर, चंपा, कोशला और कौशाम्बी था, ठीक है। और इसमें से जो राजगीर और चंपा है वो बिहार में था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये राजगीर है और ये चंपा है। इसके अलावा ये देखिए पाटलिपुत्र है, यहाँ पे वैशाली है, यहाँ श्रावस्ती है, ठीक है, यहाँ पे काशी है या वाराणसी, और यहाँ पे कौशाम्बी है, विदिशा है, और यहाँ पे उज्जैन है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मगध जो है यहाँ एक्सपैंड कर रहा है। जो राजगिरी है, राजगिरी जो है ये कैसा कैपिटल है, ये मगध का कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी थी, क्योंकि गंगा नदी किनारे है तो यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, ठीक है। तो चंपा जो है वो कैपिटल है किसका, चंपा जो है वो अंग का कैपिटल है, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है, तो जो भागलपुर का इस समय का रीजन है वो अंग का रीजन हुआ करता था। एन एक्टिव रिवर पोर्ट ऑन गंगा कंट्रोलिंग ईस्टवर्ड ट्रेड, और यहाँ से जो है यानी अंग से जो है जो ईस्टवर्ड ट्रेड है वो होता था। सॉल्ट, पॉटरी, टेक्सटाइल, कॉपर, सिल्वर, आयरन, टिन में जो है ये लोग ट्रेड करते थे। इसके अलावा भी कई अदर कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिनमें ट्रेड और व्यापार जो है वो किया जाता था। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं मैप में कि ये वज्जी है, ठीक है, इसकी कैपिटल है वैशाली, अंग है, इसकी कैपिटल है चंपा, वहीं मगध है, इसकी कैपिटल राजगिरी। तो वज्जी जो है ये अंग जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भागलपुर और मुंगेर का एरिया आता था। वहीं मगध में जो है जो पटना का रीजन है वो आता था इसमें मेनली। उसके बाद देखते हैं तो आपको जो है इस टाइम पीरियड के पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी जो है इसमें आपको कुछ सिक्कों में जो है कुछ यहाँ नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जो है आपको सिल्वर कॉइन्स जिसको जानते थे, सिल्वर कॉइन्स को जो है वो सातमणा नाम से जानते थे। सिल्वर कॉइन्स को सातमणा बोलते थे या करशपना बोलते थे।
करशपना और शातमना। और कॉपर कॉइन्स को जैसे नस्का या ककानी, ठीक है, कॉपर कॉइन्स को नस्का और ककानी के नाम से जानते थे। तो पंच मार्क कॉइन्स पर जो है आपको सिंबल देखने को मिलता था, और ये सिंबल ये दर्शाता था कि ये सिक्का जो है ये किसके द्वारा इशू किया गया है। एक तरह का जो अपना आइडेंटिटी मार्क होता है कि ये सिक्का हमने इशू किया तो अपना उस पर निशान लगा दिया, ठीक है। तो एक टाइप का जो है आइडेंटिटी मार्क यानी सिंबल के तौर पे जो है सिक्के पे जो है सिंबल दे दिया जाता था जिससे पहचाना जा सके कि जो ये सिक्का है इसको इशू करने वाला कौन है। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं फ़ोटो में, जैसे यहाँ पे जो है कुछ निशानियाँ दी गई हैं, तो इसके हेल्प से जो है ये पता चल सकता है कि ये सिक्का जो है ये किसके द्वारा इशू किया गया है। तो यहाँ आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ के जो सिंबल्स हैं, अलग अलग तरह के जो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलता था, और उसी से जो है ये पता चल जाता था कि ये सिक्का जो है किस अथॉरिटी या किस राजा के द्वारा जो है वो इशू किया गया है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।